मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको फॉर नाम का जो प्रेपोजिशन है उसके बारे में टीचिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये जो फॉर होता है इसे हम प्रेपोजिशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसका पहला यूज जो है या पहला उसका वापर या इस्तेमाल हम ऐसा करते कि फॉर का मीनिंग हो जाता है इन प्राइज ऑफ, इन प्राइज ऑफ, इन प्राइज ऑफ यानी इन प्राइज ऑफ यानी हम कहेंगे कि कीमत में, जो भी कीमत होगी उस कीमत में, ऐसा हम बोल सकते हैं। या बदले में हम बोल सकते हैं, बदले में। तो देखिए, फॉर यानी इन प्राइस ऑफ या कीमत में या बदले में, ऐसा हम उसका हिंदी में मीनिंग ले सकते हैं। और उसका उदाहरण यदि लिया तो उदाहरण बन जाता है आई बॉट a pen. I bought a pen. I bought a pen for 300 rupees. I bought a pen for 300 rupees. I bought a pen for 300 rupees यानी मैंने लाया एक पेन फॉर 300 रुपीज़ यानी 300 रुपीज़ के कीमत में या बदले में मैंने पेन लाया। यानी आई बॉट द पेन, I bought the pen in the price of rupees 300। देखिए, मतलब ये हुआ कि फॉर यानी इन प्राइस ऑफ, कीमत में, बदले में। तो पहला सेंटेंस हो जाता है आई बॉट अ पेन फॉर 300 रुपीज़ और दूसरा उदाहरण हो जाता है आई बॉट द पेन इन द प्राइस ऑफ रुपीज़ 300। तो फॉर यानी इन प्राइस ऑफ और इन प्राइस ऑफ यानी फॉर यानी कीमत में या बदले में, ये इस फॉर का मीनिंग हम लेते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाएगा कि आई बॉट अ पेन फॉर 300 रुपीज़, आई बॉट द पेन इन द प्राइस ऑफ रुपीज़ 300। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फॉर नाम का प्रेपोजिशन और यह प्रेपोजिशन बहुत ही अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा वापर अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर यानी फॉर का मीनिंग हो जाता है फॉर समबडी, फॉर समबडी यानी फॉर समबडी यानी फॉर अ पर्सन, फॉर समबडी यानी फॉर अ पर्सन यानी किसी आदमी के लिए, ऐसा इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। यानी किसी के लिए या किसी के लिए या एकाध आदमी के लिए, एकाध आदमी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मतलब यह है कि फॉर यानी फॉर समबडी, ऐसा मीनिंग हम ले सकते हैं। फॉर का मीनिंग क्या ले सकते हैं हम? फॉर समबडी। तो देखिए, हम यह सेंटेंस के हिसाब से बताएंगे या सेंटेंस में इसका हम इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि आई एम वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर हिम। देखिए, आई एम वर्किंग फॉर हिम, इसका मीनिंग हो गया आई एम वर्किंग यानी मैं काम कर रहा हूँ, फॉर हिम यानी फॉर समबडी यानी फॉर हिम। यानी
आई एम वर्किंग फॉर श्याम, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई एम वर्किंग फॉर श्याम, आई एम वर्किंग फॉर किशोर, ऐसा कुछ तो भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए फॉर का मीनिंग हो गया फॉर समबडी, यानी फॉर अ पर्सन, किसी के लिए, एक आदमी के लिए। आई एम वर्किंग फॉर हिम और आई एम वर्किंग फॉर श्याम। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, यह सीख रहे हैं कि हमें फॉर नाम का प्रीपोजिशन अच्छी तरह से आना चाहिए, उसमें अंग्रेजी कैसी लिखी जाती है और अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, यह हमें यहाँ पर पढ़ना है, सीखना है। 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, सभी लोग यह मेरा वीडियो पढ़कर, सुनकर या देखकर अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आगे का वापर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर यानी फॉर का मतलब हुआ फॉर का तीसरा मैंने बोला कि इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ यानी इन प्लेस ऑफ यानी हमको एक को हटाना है, एक किसी को हटाना है और वहां पर दूसरा लाना है। देखिए मतलब क्या हो जाता है कि एक को हटाना है और दूसरे को लाना है। इसका मीनिंग हो गया इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ यानी एक को हटाना है और दूसरे को लाना है। फॉर का मीनिंग ऐसा हो गया। तो माय ब्रदर मीनिंग हो जाता है माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर वर्कड, माय ब्रदर वर्कड, माय ब्रदर वर्कड फॉर माय फादर, फॉर माय फादर। देखिए यह जो मैंने वाक्य लिया, यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिया, इस सेंटेंस का मीनिंग पहले मैं आपको बताऊंगा कि माय ब्रदर मेरे भाई ने वर्कड यानी काम किया, फॉर माय फादर यानी मेरे पिताजी के लिए मेरे भाई ने काम किया। यानी हटाना है एक को और दूसरे को लाना है। तो मेरे भाई को हमने लाया और पिताजी को वहाँ से हटा दिया, इसीलिए माय ब्रदर वर्कड फॉर माय फादर, ऐसा मीनिंग हो जाता है। तो यह वाक्य हम ऐसा बोल सकते हैं कि माय ब्रदर वर्कड, फॉर यानी इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माय ब्रदर वर्कड इन प्लेस ऑफ माय फादर, इन प्लेस ऑफ माय फादर मीन्स फॉर माय फादर। तो मीनिंग हो गया एक चला गया और दूसरा वहां पर आ गया, यानी फॉर यानी इन प्लेस ऑफ, ऐसा मीनिंग यहाँ पर हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर फॉर नाम का जो भी प्रीपोजिशन है, जिसे हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, 10वीं के लड़के, 12वीं के लड़के और किसी भी आदमी के लिए यह जो भी मैं कर रहा हूँ ये काम में आएगा। तो देखिए आगे का मैं आपको बताऊंगा कि फॉर यानी फॉर का मीनिंग हो जाता है, फॉर का मीनिंग हो जाता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। अभी इंस्टेड ऑफ यानी वही मैं आपको बताऊंगा कि एक को हटाओ, एक को हटाओ और दूसरे को लाओ, एक को हटाओ और दूसरे को लाओ, दूसरे को लाओ। यानी एक को हटाना है और दूसरे को लाना है। ऐसा जब होता है तो हम फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यानी फॉर यानी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ यानी फॉर, यानी एक को हमने हटाया और दूसरे को हमने वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल कैसा होता है अंग्रेजी में हम कर रहे हैं। देखिए उदाहरण हम लेंगे कि रमेश नाम के आदमी ने, रमेश ने यानी रमेश साइंड, रमेश ने साइन किया, सिग्नेचर किया
रमेश साइन द लेटर, रमेश साइन द लेटर, साइन द लेटर फॉर रमेश। देखिए फॉर उमेश, मैं बोलूँगा रमेश नहीं, फॉर उमेश। देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाता है कि रमेश साइन यानी रमेश ने सिग्नेचर कर दिया, रमेश ने अपनी सिग्नेचर खुद की दस्तखत वहाँ पर कर ली, यानी रमेश ने साइन द लेटर, लेटर को साइन कर दिया फॉर उमेश, उमेश के लिए, यानी फॉर उमेश, यानी इंस्टेड ऑफ उमेश, इंस्टेड ऑफ उमेश, ऐसा उसका मीनिंग हो गया कि फॉर यानी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। हम उसे कर देते हैं कि रमेश साइन द लेटर फॉर उमेश, यानी उमेश को हमने यहाँ से हटा दिया और उमेश के नाम पर, उमेश के प्रति यहाँ पर रमेश ने साइन कर दिया, तो मीनिंग हो गया रमेश साइन द लेटर फॉर उमेश, एंड रमेश साइन द लेटर इंस्टेड ऑफ उमेश, ऐसा इसका मीनिंग हो गया, यानी एक को हटाया और दूसरे को लाया, इंस्टेड ऑफ, ऐसा मीनिंग यहाँ पर हो गया। देखिए हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो फॉर नाम का प्रीपोजिशन है, इसे हम अच्छी तरह से अंग्रेजी लिखने में और बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको फॉर आज लिया हुआ है और आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मीनिंग है फॉर यानी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, ऐसा मैं यहाँ पर बताऊंगा। फॉर यानी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी मीनिंग हो जाएगा किसी के लिए, यानी किसी के लिए, यानी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, यानी रमेश ने उमेश के लिए काम किया, तो ऐसा किसी के लिए यानी टूवर्ड्स का अर्थ हो जाता है फॉर, और फॉर का अर्थ हो जाता है टूवर्ड्स। तो यह फॉर यानी टूवर्ड्स, और यहाँ पर अभी मैं उदाहरण लेकर आपको बताऊंगा कि शी wandered for body, she wandered in the morning for her body। देखिए for her body यानी मीनिंग क्या हो गया कि शी वंडर यानी वह वंडर यानी उसने सैर की या वह फिरती रही, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, फॉर हर बॉडी उसके शरीर के लिए, यानी किसी के लिए, ऐसा मीनिंग हो गया कि किसी के लिए, यानी फॉर हर बॉडी यानी उसके शरीर के लिए वह वहाँ पर घूमी सुबह सुबह। तो फॉर यानी टुवर्ड्स हो जाता है। तो हम ऐसा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी वंडर्ड इन द मॉर्निंग टुवर्ड्स हर बॉडी, टुवर्ड्स हर बॉडी यानी उसके बॉडी के लिए। टुवर्ड्स हर बॉडी यानी क्या होता है फिर मीनिंग, उसके बॉडी के लिए वह वहाँ पर सुबह सुबह घूमी या उसने सैर की। तो देखिए फॉर का मीनिंग टुवर्ड्स हो जाता है, और उदाहरण ऐसा यहाँ पर बन जाता है कि शी वंडर्ड इन द मॉर्निंग फॉर हर बॉडी, शी वंडर्ड इन द मॉर्निंग टुवर्ड्स हर बॉडी, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है, और वहाँ पर भी अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर नाम का जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को यहाँ पर हम वापर में कैसा लाना है, अंग्रेजी कैसा यहाँ पर बोलना है, यह बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए अभी फॉर का जो मीनिंग है वह है फॉर यानी
ड्यूरेशन। तो देखिए ड्यूरेशन यानी जो भी वक्त होता है या हम उसे कहेंगे कि जो भी कालावधि होता है, किसी भी बात का कालावधि होता है, किसी भी बात का समय होता है और उस समय के लिए, उस कालावधि के लिए या उस वक्त के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेशन के लिए हम स्मॉल का यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर का हम कैसा यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन यानी मैं और आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ड्यूरेशन यानी फॉर और फॉर यानी ड्यूरेशन। फॉर मीन्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, देखिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा कि आई लिव्ड इन बॉम्बे, आई लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 3 years। तो देखिए यहाँ पर हम अभी ऐसा आपको बताएंगे कि आई लिव्ड यानी मैं रहा, इन बॉम्बे यानी बॉम्बे में मैं रहा, फॉर 3 years यानी 3 साल के लिए मैं बॉम्बे में रहा। और यही वाक्य हम और कैसा बोल सकते हैं कि आई लिव्ड इन बॉम्बे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years। देखिए कैसा बोल सकते हैं हम, आई लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 3 years और आई लिव्ड इन बॉम्बे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपको फॉर नाम का प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं और यह प्रीपोजिशन का अंग्रेजी लिखने के लिए, बोलने के लिए कैसा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यह बात आपको हम पढ़ा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो का आप अच्छी तरह से फ़ायदा लोगे और इस्तेमाल करके अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकोगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम बोल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और आपके लिए हम यह कष्ट कर रहे हैं। तो आपको मेरी विनती है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लीजिए। तो देखिए फॉर का मीनिंग हो जाता है फॉर समथिंग। आगे का मीनिंग ले लिया मैंने, फॉर समथिंग यानी फॉर का मीनिंग हो जाता है फॉर समथिंग यानी कुछ चीज होती है उस चीज के लिए। देखिए कुछ चीज के लिए और चीज के लिए, ऐसा मीनिंग हम कर सकते हैं। फॉर यानी फॉर समथिंग यानी कुछ चीज हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, somebody हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो उस पर्सन के लिए, उस somebody के लिए हम इस फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि फॉर का मीनिंग फॉर समथिंग या फॉर सम पर्सन या फॉर समबडी ऐसा लेना चाहिए। तो देखिए उदाहरण ऐसा आ जाता है कि आई डिड दिस वर्क, I did this work here, I did this work for Sham, I did this work for Sham। देखिए इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है कि I did मैंने किया, this work यह काम मैंने किया, for Sham शाम के लिए, यानी for something या for some person या for somebody। तो वह somebody यहाँ पर शाम आ गया और I did this work for शाम यानी वो शाम के लिए यहाँ पर मैंने काम किया। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फॉर नाम का प्रीपोजिशन और यह फॉर नाम का प्रीपोजिशन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी का अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यही बात मैं आपको हर बात बता रहा हूँ और आपको पढ़ना है, करना है। यहाँ देखिए
अभी फॉर का मीनिंग हो जाता है फॉर एन फॉर द पर्पज ऑफ। देखिए फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, देखिए यानी किसी उद्देश्य के लिए, यहां पर हम बोलेंगे उद्देश्य के लिए, यानी जो भी अपना उद्देश्य है, यानी जो भी संकल्प है, उस संकल्प के लिए या उस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर इस फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फॉर यानी फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ यानी उद्देश्य के लिए या संकल्प के लिए यहाँ पर हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण यदि मैं लेना चाहूँ तो मैं उदाहरण लूँगा कि मैन शुड लिव फॉर मैन। देखिए मैंने उदाहरण क्या ले लिया, बहुत बड़ा उदाहरण मैंने यहाँ पर ले लिया कि मैन शुड लिव यानी आदमी ने जीना चाहिए। मैन शुड लिव यानी आदमी ने, शुड लिव यानी जीना चाहिए, फॉर मैन यानी आदमी के लिए आदमी ने जीना चाहिए। यानी उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य के लिए यानी आदमी के उद्देश्य के लिए संकल्प उसका होना चाहिए मैन शुड लिव फॉर मैन। तो देखिए यहाँ पर यह जो फॉर है इसका वापर या इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं कि मैन शुड लिव फॉर मैन। यही वाक्य मैं ऐसा बोलूँगा कि मैन शुड लिव फॉर द पर्पज ऑफ मैन, यानी आदमी के उद्देश्य के लिए, आदमी के संकल्प के लिए, आदमी के लिए वह उसने जीना चाहिए, यानी आदमी ने आदमी के साथ जीना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमने मीनिंग ले लिया। और आगे का मीनिंग है फॉर यानी फॉर द रीजन ऑफ, फॉर यानी फॉर द रीजन ऑफ। देखिए फॉर यानी फॉर द रीजन ऑफ, फॉर द रीजन ऑफ यानी कारण के लिए, कुछ तो भी वहाँ पर कारण है और उस कारण के लिए यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई कारण है तो उस कारण के लिए आप या मैं, कोई भी यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर यानी फॉर द रीजन ऑफ, और हिंदी में मैंने लिख दिया कारण के लिए, या कुछ जो भी कारण है या मैं आपको बताऊंगा जो भी पर्पस है, हेतु है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण यदि लेते हैं तो उदाहरण लेते हैं कि ही वॉज जेल्ड फॉर स्टीलिंग। देखिए उदाहरण बहुत ही अच्छा मैंने ले लिया है कि ही वॉज जेल्ड, ही वॉज जेल्ड फॉर स्टीलिंग। तो देखिए इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है कि ही वॉज जेल्ड यानी ही वॉज जेल्ड यानी उसे जेल हो गई, उसे जेल में बंद कर दिया गया, फॉर स्टीलिंग यानी उसने जो चोरी की उस चोरी के लिए उसे जेल में बंद कर दिया गया। तो फॉर का मीनिंग हो गया फॉर द रीजन ऑफ, और मैं आपको यही वाक्य बताऊंगा कि ही वॉज जेल्ड फॉर स्टीलिंग मीन्स ही वॉज जेल्ड फॉर द रीजन ऑफ स्टीलिंग। तो इस फॉर का मीनिंग हो जाता है फॉर द रीजन ऑफ, सो ही वॉज जेल्ड फॉर स्टीलिंग, ही वॉज जेल्ड फॉर द रीजन ऑफ स्टीलिंग। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर नाम का प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और उस फॉर प्रीपोजिशन के जो भी अलग अलग उपयोग होते हैं या इस्तेमाल होते हैं उस सभी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपने यह बात अच्छी तरह से पढ़ना है और लिखना है और आपकी अंग्रेजी अच्छी बनाना है। तो देखिए अभी जो फॉर मैं ले रहा हूँ, फॉर का मीनिंग हो रहा है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। देखिए अभी जो मीनिंग हो रहा है वह हो रहा है फॉर का मीनिंग हो रहा है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ।
तो देखिए ड्यू टू और बिकॉज ऑफ इसका मीनिंग हो जाता है कि कोई भी कारण के लिए। देखिए कारण के लिए कुछ भी यदि कारण होता है तो उस कारण के लिए हम ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इस्तेमाल करते हैं। और ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मीनिंग हो जाता है फॉर, और फॉर का मीनिंग हो जाता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेकर हम आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आई डोंट लिव विथ हिम, आई डोंट लिव विथ हिम, आई डोंट लिव विथ हिम, आई डोंट लिव विथ हिम फॉर हिज नेचर, फॉर हिज नेचर। देखिए ऐसा यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, उदाहरण ले लिया कि आई डोंट लिव यानी मैं रहता नहीं हूँ विथ हिम उसके साथ, फॉर हिज नेचर यानी उसके नेचर के लिए, बिकॉज ऑफ या फॉर यानी यही बिकॉज ऑफ यानी उसके स्वभाव के लिए उसके साथ में मैं नहीं रहता। तो देखिए यह वाक्य मैं पढ़ूंगा, दो मीनिंग में मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर आई डोंट लिव विथ हिम फॉर हिज नेचर, यही वाक्य मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि आई डोंट लिव विथ हिम ड्यू टू हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। तो देखिए आई डोंट लिव विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर यानी उसके स्वभाव के लिए, या बिकॉज ऑफ यानी उसका स्वभाव है इसके लिए मैं उसके पास नहीं रहता, यानी उसका स्वभाव मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं जो भी उसके साथ में रहता हूँ उसके स्वभाव को मैं यानी नज़रअंदाज कर देता हूँ और मैं उसके साथ में बोल लेता हूँ। तो ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं यह पढ़ रहे हैं फॉर नाम का प्रीपोजिशन, और इस फॉर नाम का प्रीपोजिशन आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए अभी फॉर का मीनिंग हो जाता है, फॉर यानी मीनिंग हो जाता है एट द वैल्यू ऑफ, एट द वैल्यू ऑफ। देखिए एट द वैल्यू ऑफ इसका मीनिंग हो जाता है। देखिए फॉर का मीनिंग हो गया एट द वैल्यू ऑफ यानी इन द प्राइस ऑफ। देखिए इन द प्राइस ऑफ यानी इन द प्राइस ऑफ यानी कीमत में। मीनिंग क्या हो गया, कीमत में, कीमत में, इस कीमत में हमने वो चीज लाई, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जो फॉर लिया, फॉर का मीनिंग आपको बता दिया एट द वैल्यू ऑफ यानी जो भी कीमत होगी उस कीमत के अनुसार, या इन द प्राइस ऑफ यानी जो भी कीमत होगी उस कीमत में हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य अच्छी तरह से हमने लिया हुआ है आपके लिए, और वह वाक्य है आई वॉज विथ हिम, I was with him, I was with him for his honesty। देखिए for his honesty क्या बोल रहा हूं मैं, I was with him, I was with him यानी मैं was था या रहता था with him उसके साथ में, for his honesty, for his honesty यानी उसकी प्रामाणिकता जो थी, उसकी इंसानियत जो थी, उस इंसानियत के लिए मैं वहां पर रुकता था। तो देखिए ये जो फॉर है, इस फॉर का मीनिंग हो जाता है एट द वैल्यू ऑफ, इन द प्राइस ऑफ। तो देखिए यह वाक्य हम कैसे बोल सकते हैं कि आई वॉज विथ हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, आई वॉज विथ हिम एट द वैल्यू ऑफ हिज ऑनेस्टी। और हम बोल सकते हैं कि आई वॉज विथ हिम इन द प्राइस ऑफ
in the price of his honesty. I was with him for his honesty, या I was with him in the price of his honesty. तो ऐसा हम यह वाक्य बोल सकते हैं, यह सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर नाम का प्रीपोजिशन, और यह प्रीपोजिशन आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, या इसका मीनिंग आप अलग अलग तरह का मीनिंग लेकर आप अपने अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। तो देखिए अभी हमने फॉर का मीनिंग ले लिया अबाउट। देखिए फॉर का मीनिंग क्या हो जाता है? अबाउट। अबाउट यानी एखाद चीज के बारे में। देखिए एखाद चीज के बारे में या एखाद आदमी के बारे में हम कुछ यदि बोल सकते हैं, चीज के बारे में बोल सकते हैं, आदमी के बारे में बोल सकते हैं, तो हम इस फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मीनिंग हम अबाउट ले सकते हैं। एक हर चीज के बारे में ऐसा हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और यह पढ़ाऊंगा कि दे respected him for his goodness। देखिए यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिया, इस उदाहरण का मैं और उच्चारण करूंगा कि they respected him for his goodness, यानी उन्होंने सम्मान किया, respected him यानी उसका सम्मान किया। क्यों किया? तो for his goodness यानी उसके अच्छाई के लिए उन्होंने उसका जो भी सम्मान है वो किया। तो मीनिंग हो जाता है फॉर का अबाउट। तो देखिए यही वाक्य मैं कैसा बोलूंगा और कि दे रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज गुडनेस, यानी दे रिस्पेक्टेड हिम अबाउट हिज गुडनेस। तो देखिए फॉर का मीनिंग हम अबाउट ले सकते हैं और अबाउट का मीनिंग हम फॉर ले सकते हैं, और इसी तरह से हम अच्छी तरह से हमारी अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और स्वाभिमानता से हम जिंदगी में इधर उधर अंग्रेजी बोलकर चल सकते हैं। तो देखिए आगे का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फॉर है इसका मीनिंग क्या लिया जाता है। तो फॉर का मीनिंग लिया जाता है टू या टुवर्ड्स, टू या टुवर्ड्स। देखिए अभी इसका मीनिंग हो जाता है टू या टुवर्ड्स यानी के लिए। देखिए के लिए यानी अभी के लिए यानी एखादी चीज के लिए, एखादी चीज है उसके लिए, आदमी है उसके लिए। तो इस फॉर का मीनिंग हम टू या टुवर्ड्स ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम वाक्य में कर सकते हैं, और वह ऐसा है कि he devoted himself for his principle। तो देखिए यहाँ पर मैंने वाक्य क्या ले लिया कि फॉर यानी टू यानी टुवर्ड्स यानी किस चीज के लिए, ऐसा हमने यहाँ पर अर्थ ले लिया। और मैंने वाक्य ऐसा ले लिया कि ही डिवोटेड यानी उसने डिवोशन दिया, उसने उसका त्याग किया। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, खुद उसने त्याग किया। फॉर हिज प्रिंसिपल यानी उसके तत्व के लिए उसने त्याग किया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर है यह फॉर का मीनिंग हो जाता है टू या टुवर्ड्स। तो देखिए यही वाक्य मैं कैसा बोल सकता हूँ कि he devoted himself to his principle, he devoted himself towards his principle। तो देखिए ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके तत्व के लिए उसने त्याग किया, उसके तत्व के लिए उसने खुद को बर्बाद कर दिया। तो हम देखिए यहाँ पर हम फॉर नाम का
प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, यानी अलग अलग मीनिंग कैसे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फॉर का मीनिंग होता है एट द साइड ऑफ। देखिए, एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, यानी एट द साइड ऑफ, ऐसा इसका मीनिंग होता है। एट द साइड ऑफ यानी हम उसको कहेंगे कि एट द साइड ऑफ यानी नियर, एट द साइड ऑफ यानी नियर, नियर यानी बगल में या उसके तरफ खड़े रहना, यानी एट द साइड ऑफ कि के तरफ, ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि उसके तरफ वह है, यानी उसकी बाजू वो ले रहा है, उसकी साइड वह ले रहा है, इसका मीनिंग हो जाता है फॉर यानी एट द साइड ऑफ, फॉर यानी नियर, फॉर यानी के तरफ या उसके उसके पक्ष में। देखिए क्या अर्थ ले लिया अपन ने, उसके पक्ष में। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य हम लेंगे और वाक्य में आपको बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है। तो आई एम स्टैंडिंग फॉर, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग फॉर, आई एम स्टैंडिंग फॉर, आई एम स्टैंडिंग फॉर हिज ओपिनियन, आई एम स्टैंडिंग फॉर हिज ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या हो गया कि आई एम स्टैंडिंग फॉर हिज ओपिनियन, यानी यह जो फॉर है, यह फॉर क्या बताता है कि आई एम स्टैंडिंग यानी मैं खड़ा हूँ, फॉर हिज ओपिनियन यानी उसके ओपिनियन के लिए, उसके मत के लिए, उसका क्या कहना है उस कहने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखिए यही वाक्य हम कैसा बोल सकते हैं कि आई एम स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ हिज ओपिनियन, आई एम स्टैंडिंग नियर हिज ओपिनियन, यानी उसके ओपिनियन के तरफ या उसके ओपिनियन के पक्ष में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो फॉर यानी एट द साइड ऑफ और एट द साइड ऑफ यानी फॉर या नियर, ऐसा मीनिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर नाम का जो प्रीपोजिशन है और उसके अलग अलग के जो भी अर्थ होते हैं या मीनिंग्स होते हैं, और यही फॉर आपको अंग्रेजी बोलने में कितना फ़ायदे में आ जाएगा, इसका हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए अभी लास्ट जो वापर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लास्ट है, अभी यह लास्ट वापर है और इसका मीनिंग हो जाता है फॉर यानी फ्रॉम। देखिए फॉर यानी फ्रॉम और फ्रॉम यानी मीनिंग हो जाता है फ्रॉम यानी जगह से। देखिए हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्रॉम यानी जगह से या वहाँ से, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फ्रॉम यानी वहाँ से, यानी फ्रॉम यानी फ्रॉम द रिवर यानी नदी से या नदी के जगह से, यानी फ्रॉम हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। और देखिए यह जो फ्रॉम है या फॉर है, यह हम डेफिनाइट या इनडेफिनाइट मीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डेफिनाइट या इनडेफिनाइट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर का अर्थ हो जाता है फ्रॉम, वहाँ पर आ जाता है अंतर, डिस्टेंस आ जाता है, जगह आ जाती है। और डेफिनाइट या इनडेफिनाइट यानी निश्चित या अनिश्चित के लिए हम यहाँ पर उसका वापर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 3 उदाहरण लेके बताने वाला हूँ कि पहला उदाहरण है शी इज देयर फॉर 7 डेज। देखिए शी इज देयर फॉर 7 डेज। देखिए शी इज देयर फॉर 7 डेज यानी शी इज वह है वहाँ, फॉर 7 डेज यानी 7 दिन के लिए वहाँ पर वह है या रुकी हुई है। ये देखिए फॉर 7 डेज हो सकता है, एक हाथ दूसरा दिन बढ़ सकता है, कम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनाइट है। और
7 दिन के लिए वहाँ पर वो रुकी है तो डेफिनेट भी वहाँ पर आ जाता है। और दूसरा अर्थ यहाँ पर हम बताएंगे आपको उदाहरण लेके कि दे आर देयर फॉर मेनी ईयर्स, दे आर देयर फॉर मेनी ईयर्स, दे आर देयर फॉर मेनी ईयर्स। देखिए दे आर देयर फॉर मेनी ईयर्स, इट मीन्स मीनिंग हो जाता है कि दे यानी वह लोग, आर यानी है, देयर यानी वहाँ पर, फॉर मेनी ईयर्स यानी बहुत वर्ष तक या बहुत वर्ष के लिए वहाँ पर वह लोग है या रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम अर्थ लेते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कि फॉर यानी अनिश्चित जैसा हो जाता है कि फॉर मेनी ईयर्स यानी अनिश्चित हो जाता है, तो इनडिफिनेट वह हो जाता है। दे आर देयर फॉर मेनी ईयर्स यानी यहाँ पर वह इनडिफिनेट या अनिश्चित हो जाता है। तो लास्ट सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा कि आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग English. I have been teaching English for 36 years. देखिए यहाँ पर मैंने एक वाक्यांश ले लिया कि I have been teaching English for 36 years, यानी मीनिंग हो जाता है I have been teaching यानी मैं पढ़ाते आया हूँ इंग्लिश फॉर 36 ईयर्स, यानी मीनिंग हो गया 36 बरस के लिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते आया हूँ। तो देखिए इस फ्रॉम का मीनिंग यहाँ पर लग जाता है, यानी पहले बरस से 36 बरस तक ये फ्रॉम का मीनिंग भी लग गया। और यहाँ पर हमने पढ़ा भी दिया आपको कि फॉर का मीनिंग हम फ्रॉम ले सकते हैं या इसका मीनिंग हम निश्चित या अनिश्चित ले सकते हैं। तो देखिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 36 ईयर्स, तो मीनिंग हो गया 36 ईयर्स यानी अनिश्चित हो गया, इंडेफिनेट हो गया, और फॉर 36 ईयर्स तो डेफिनेट भी हो गया। देखिए अनिश्चित भी हो गया क्योंकि एक आध दूसरा महीना कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ये इंडेफिनेट भी हो गया। और फॉर 36 ईयर यदि वह बिल्कुल ही करेक्ट हो सकता है तो डेफिनेट या निश्चित भी हो गया। तो देखिए आज मैंने आपको फॉर नाम का प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है, और यह प्रीपोजिशन यदि आप मेरा वीडियो अच्छी तरह से वॉच करोगे, स्टडी करोगे, लिखोगे, उसके ऊपर कुछ चिंतन करोगे, तो डेफिनेटली मेरा ये वादा है कि आप अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र मंडली में आप शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर मैं रुकता हूँ, आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।